নদিয়ায় উকুন বেছে বেছে নাম বাদ দিয়েছে, বাগদায় মতুয়াদের নাম বাদ দিয়েছে। उनका जबान बंद कर देना चाहिए, सेंसर करना चाहिए। बंगाल में दीदी के सामने कांग्रेस एक बड़ा मुसीबत बन के खड़े हो गए। जो भारत की बाहर किया घुसपैठ किया उनके नाम कट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। वक्त हो गया है 3 बजे की डिबेट 3 का तर्कश का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। पश्चिम बंगाल में राजनीति चरम पर जा चुकी है, लेकिन जो मुद्दा है वो रैलियों और नारों से नहीं निकला है बल्कि वोटर लिस्ट का है। ताजा विवाद 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए जाने से जुड़ा है। दावा यह किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नाम जहां काटे गए हैं वहां बड़ी संख्या में आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। कौन कौन से ये इलाके? मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना समेत कई दूसरे जिले हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले जिले हैं। वोटर्स के नाम काटे जाने को लेकर ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि वोटर्स को चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। टीएमसी पर हार की घबराहट में माहौल बनाने का आरोप लगाया जा रहा है, यानी सियासी संग्राम अपने चरम पर है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहे, और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है मतदान की, सियासत और तेज हो रही है। तो आज इसी बड़े मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। हमारे पास जो सवाल है जिनके इर्द गिर्द बातचीत होगी, वोटर लिस्ट से नाम कटने का किसे फायदा होगा, बंगाल में एम फैक्टर का कितना असर होगा, अगला बड़ा सवाल तुष्टीकरण की राजनीति से किसकी मुश्किल बढ़ेगी, और एसआईआर वाला दांव बंगाल में कौन जीतेगा चुनाव। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले सीधे रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी भी जानकारी आपको दे दें। बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटे, और इसे लेकर बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त गर्माहट है। चुनाव आयोग ने जो सूची है वो जिलावार सूची, फाइनल लिस्ट जो है वो आ चुकी है। तो बंगाल में कुल मिलाकर अब 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हट गए हैं, काट दिए गए हैं, और एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई है। मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई है इस वक्त हमारे साथ। मनोज्ञा, देखिए, जिलावार सूची निकल कर आ गई है, और अब तो लेयर बाय लेयर देखा जाएगा कि कहां इंपैक्ट हो रहा है, कौन प्रभावित हो रहा है, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, साउथ नॉर्थ, दोनों जगह पर वहां पर वोट बैंक टीएमसी का स्ट्रांग है। किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस अभी तक हैं, और बंगाल में आम जनता के बीच भी क्या कोई चर्चा है इसे लेकर? देखिए, एसआईआर का मुद्दा इस समय पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक तूल वाला मुद्दा है, क्योंकि लोगों को सबसे पहले इस बात की उत्सुकता थी और परेशानी थी कि क्या हमारा नाम इसमें रहेगा या हटेगा। जिनके नाम कट गए हैं अब उनके लिए एपेलेट और आगे ट्रिब्यूनल में जाने की जगह है, और टीएमसी ने साफ कहा है कि जिनके नाम कटे हैं उन सब की जिम्मेदारी पार्टी लेकर उनके नाम ट्रिब्यूनल में लेकर जाएगी, और अगर उसके बाद उनके नाम कटते हैं तब उसके बाद आगे की प्रक्रिया पे भी साथ रहेगी। अब बात की फायदा किसको होगा, क्योंकि ये सारे इलाके पश्चिम बंगाल के वो हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं, और इन सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग वोट बैंक दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया या फिर मालदा, मुर्शिदाबाद, ये पूरा इलाका अधिकतर तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में रहा है। 2011 से लगातार पार्टी ने यहाँ पर या तो अपनी जगह बचा के रखी है या फिर बढ़त हासिल की है। लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा में तस्वीर थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ती नजर आई थी, जब 7 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कस्टडी में रखा गया और बंधक बना के घंटों रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट तक को पता लग गया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, और जो स्थिति हुई वो सबने देखी। पर आज की स्थिति में ये नाम कट जाने से ये बात तय करनी होगी कि किन किन विधानसभाओं में ये नाम कटे हैं। कुछ विधानसभा हैं जिसमें से 500 से 5000 तक नाम कटे हैं, लेकिन कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहां पे 40,000 से लेकर करीब 80,000 तक नाम कटे हैं, और अगर मार्जिन ही वहां पर 40,000 है जीत का, और वहां पर अगर 40,000 नाम कट जाए तो आप कल्पना कर सकती हैं कि किस तरह से ये लड़ाई और ज्यादा कांटे की टक्कर में बदल गई है, क्योंकि जो मार्जिन थे वो कम हो जाते हैं। जो वोटर हैं उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो वोट कर पाएंगे कि नहीं, और जिनके नाम कट गए हैं क्या वो चुप बैठेंगे या फिर ये हिंसा की तस्वीर लेगा, या फिर चुनाव आयोग पर फिर से एक बार पार्टी सवाल उठाएगी। शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं डिबेट का। जो पूरी एक पिक्चर मनोज्ञा ने हमारे सामने रखी है, उसके बाद देखिए अब बंगाल में क्या होगा, इस पर पॉलिटिकल पार्टी से भी हम जवाब लेंगे। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून इस वक्त आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएमसी से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जुड़ चुके हैं पैनल में हमारे साथ। एआईएमआईएम से आदिल हसन जी आ गए हैं, और पीस पार्टी से हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले सीधे रुख डॉक्टर निखिल प्रसून आपका करूंगी। सीधा आरोप ममता बनर्जी का आपके ऊपर यह है
कि आपको किसी भी तरह से चुनाव आयोग किसी भी तरह से चुनाव जीतना है और इसीलिए आपने एसआईआर को एक टूल बनाया है। 90 लाख लोग अचानक से फर्जी कैसे हो गए सर? ये बड़ा आरोप है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है। किसी राज्य में कोई घटना नहीं हुई। इस राज्य में जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तब से एक के बाद दूसरे दिन हर हफ्ते 3-3, 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट जाने का चलन बढ़ गया। आखिर इस राज्य में क्या समस्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य की जो आपत्तियां है उसे संज्ञान में लेते हुए पहले क्लास 10 का एडमिट कार्ड, उससे पहले आधार कार्ड को मान्यता दी। उसके अलावा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को बिठाया। उसके बाद जो ट्राइब्यूनल्स का गठन किया। तो हर एक स्टेप पर जब जब भी कोई आपत्ति होती है सुप्रीम कोर्ट ने उसका निराकरण करने का एक तरह से प्रयास किया और उसे अंगीकार करते हुए जो इलेक्शन कमीशन ने जो है धरती पर उतारा और एक तरह से वो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो जुडिशियल ऑफिसर थे, उन्होंने करीब 60 लाख जो वो केसेस थे उसका निष्पादन भी कर दिया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उसके बावजूद भी जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह प्रोसेस चल रहा है तो बार बार आपत्ति करना एक तरह से न सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि यहाँ का जो तृणमूल शासन प्रशासन है वो बंगाल की जनता में अपना विश्वास खो चुका है। ठीक है, जनता तो पहले ही खो चुकी है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग कर रहा है ये पूरी प्रक्रिया, और अगर डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, कागज के आधार पर और जो नियम है उसके आधार पर जो लोग नहीं साबित कर पाए या जिनके कागज पूरे नहीं है, जो नहीं एलिजिबल हैं, उन्हीं को तो हटाया गया है। सर, किस बात की दिक्कत है फिर पश्चिम बंगाल सरकार को? नहीं, जिस तरह से रेडिकल रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, रिफॉर्म के नाम पर जिस तरह से चुन चुनकर वोट काटे जा रहे हैं, आपको मैं बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ ये नारा देते हैं हिंदू खतरे में है। मतुआ समाज के लोग हिंदू हैं और यहां पर उत्तर 24 परगना में एक बूथ की बात बता रहा हूं, वहां पे 753 वोटर थे, उसमें 709 हैव बीन डिलीटेड बाय इन द एसआईआर प्रोसेस। 709 में से 701 हिंदू है। 640 जो पार्टीशन हुआ था पहले उस समय आए थे देश के अंदर में और वो रह रहे थे। 150 के पास में बर्थ सर्टिफिकेट भी है और पासपोर्ट भी है, 150 लोगों के पास, और 423 लोग उसमें से ऐसे हैं जिनके पास में 2002 की लिस्ट में भी उनका नाम था। तो ये जो इनका जो नैरेटिव है, देखिए जो क्लर्क है ना ज्ञानेश कुमार जी, जो कभी क्लर्क थे वो अभी इलेक्शन कमीशन संभाल रहे हैं, रबड़ स्टाम्प बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य तो है नहीं जहां पर एसआईआर हुआ, बिहार में हुआ इससे पहले, और जहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं पहले नंबर पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ हो रहा है। आपको मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इतनी अराजकता हो गई है कि सारे नाम जो है वो गलत आधार पर काटे गए हैं। अगर देश में सर कहीं पर चुनावी सुधार की प्रक्रिया भी होगी सर, तो कहीं पर तो शुरुआत होगी ना। ये कह देना कि उसका इंटेंट ही गलत है सर, ये क्या आधार है इस बात का? नहीं मीनाक्षी जी, इसका इंटेंट गलत है इसलिए बोलना पड़ रहा है कि 2001 में भी हुआ था, एसआईआर हुआ था, आपको पता है, समरी रिवीजन आसाम में हो रहा है, मगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं चुन चुन कर बदला लूंगा, और उन्हीं के हिसाब से इलेक्शन कमीशन 4 महीने से लगा हुआ है। आपको 1,33,00,000 लोगों को इन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। फर्स्ट फेज में जो हुआ करीब 200 लोग मरे। सर, जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, अपील का भी तो अधिकार दिया गया है ना साथ में। आप जाएंगे, अपील करेंगे, आप वहां पर जाके सही कागज रखेंगे, उससे किसको इनकार है? क्या आप बंगाल की जनता को डरा रहे हैं? सर, मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या आप बंगाल की जनता को डरा रहे हैं? क्या आप उनको बरगला रहे हैं? बंगाल की जनता डरने वाली नहीं है। तो डर क्या टीएमसी को लग रहा है? फिर टीएमसी को लग रहा है, इसका मतलब डर, सुन लीजिए, घबराहट टीएमसी को हो रही है कि वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अरे भाई, अरे मीनाक्षी जी आप सुनिए जवाब। आप जब सवाल किया, पश्चिम बंगाल की जनता खुदीराम की जनता है, मातंगिरी हजरा की जनता है, जिसने 73 साल की उम्र में तिरंगा उठा की गोली खाई। मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ 100%, 100%। जो लड़ाई महान है बंगाल की जनता, लेकिन क्या टीएमसी को डर लग रहा है? सर, मेरा सवाल ये है, टीएमसी डर रही है, फिर घबरा रही है टीएमसी, और इसीलिए पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, ये नैरेटिव है, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। इसके बावजूद भी चुनाव होंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। ठीक है, समीर चौगावकर जी, क्यों स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि चुन चुन कर जो है बदला लिया जाएगा और उसका आधार एसआईआर है, क्यों लग रहा है इनको ऐसा?
क्यों यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि देश में चुनाव सुधार भी अगर कहीं से होंगे तो कहीं से तो शुरुआत होगी ना सर उसकी? सुधार के नाम पे लोग मरेंगे क्या? सुधार के नाम पर मीनाक्षी जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में कर रहा है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की देखरेख के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है उसके अंदर, तो उसको भारतीय जनता पार्टी का बता देना, सुप्रीम कोर्ट पूरा मॉनिटर कर रहा है। ममता बनर्जी खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करती है इस बात को लेकर। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ममता बंदोपाध्याय गई है, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन नहीं गया। ये इलेक्शन कमिश्नर पिट्ठू है भारतीय जनता पार्टी का। घुसपैठियों के वोट कटे, जो वोट करने के पात्र नहीं थे उनके वोट सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? देखिए फिर ये क्या बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ, मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन कंप्लीट आ रही हूँ। पुरोहित जी आपके पास आऊंगी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको समय जो बोल रहे हैं गलत बयान दे रहे हैं ना। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा उसका। हाँ, दिक्कत क्या है? इसी मतदान से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसी मतदान प्रक्रिया से टीएमसी चुनाव लड़ेगी, बाकी राजनीतिक लड़ेंगे। आपका वोटर कट रहा, आपको ये क्यों डर लग रहा है? आदिल हसन जी, मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास जाऊंगी, लेकिन आदिल हसन जी मुझे बताइए, जो नंबर कट रहे हैं, जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, किसे डर लग रहा है इससे? किसे घबराहट हो रही है? किसका नुकसान है इससे? आदिल हसन, ग्रॉस इनजस्टिस, दिस इज टोटली ग्रॉस इनजस्टिस टू द कॉमन सिटीजन ऑफ द बंगाल। आप ही बताइए, हर चौथा जो वोटर है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है और हर 17वां वोटर जो है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से। तो ये बतलाइए, इलेक्शन कमीशन को वोट दिलाना है कि इलेक्शन कमीशन को वोट कटवाना है? आप ही बताइए। इलेक्शन कमीशन को वोट दिलवाना था ना। हम एसआईआर का कोई विरोध नहीं है, लेकिन घुसपैठ होम मिनिस्टर सर आपका फ्रेम थोड़ा ठीक कर रहे हैं बैकएंड पर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी पूरा। लेकिन हाफिज गुलाम सरवर, किसका नुकसान है सर? वो तो ये कह रहे हैं कि चुन चुन कर मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। आदिल हसन का ये बयान है। नहीं, देखिए, एसआईआर को लेकर बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है पीस पार्टी का कि हम एसआईआर के पक्ष में हैं, लेकिन हमारे भाजपा के प्रवक्ता अभी आपके चैनल पर कह रहे थे कि कई राज्यों में एसआईआर कराया गया, कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई। देखिए, इतने बड़े चैनल पर इस तरह का झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। बिहार में बवाल हुआ, उत्तर प्रदेश में हंगामा हुआ, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सवाल उठा दिए थे नाम कट पर, उन्होंने स्वयं सवाल उठा दिए थे। हम इन प्रक्रियाओं पर, मेरा प्रश्न है, एसआईआर कराइए, बिल्कुल कराइए, लेकिन एक बात तो बताइए माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, कि देश में कोई प्रलय तो नहीं आ रहा है कि आप समय लेते हैं एकदम लिमिट, आपके पास संसाधन लिमिट, आपके पास कार्यकर्ता लिमिट। बिहार में दर्जनों लोग मारे गए और इस्तीफा हुआ, उनको बर्खास्त किया गया नौकरी से, आज तक वो नौकरी पर नहीं जा सके। उत्तर प्रदेश में कई बीएलओ मारे गए। भाई सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? इनके मन में खोट है, क्या कमी है भारत के अंदर? मैन पावर की कमी है क्या? क्या कमी है आपके पास? क्यों आप इतने परेशान हैं? क्यों व्याकुल हैं आप? चुनाव बड़ा सवाल यहाँ पर गुलाम सरवर उठा रहे हैं। निखिल जी, इस बात का जवाब दीजिए सर। डॉक्टर निखिल, ये बड़ा सवाल है। देखिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जो सवाल ऑपोजिशन पार्टियों ने खड़े किए हैं और जिस बात का जिक्र किया, देखिए बीएलओ के साथ जो हुआ, यूपी से खबरें निकल कर आई हैं सर, कौन इनकार कर सकता है इस बात से? और इन सबके मद्देनजर अगर चुनावी राज्य में ये सवाल उठ रहे हैं तो कैसे उसकी एक क्लियर पिक्चर पश्चिम बंगाल के सामने और देश के सामने जाएगी सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरह जो है वहां पे मुर्शिदाई उस क्षेत्र में, मुर्शिदाबाद के उस कालियागंज क्षेत्र में किस तरह से जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना करके रखा गया 10-10 घंटे तक, और यहाँ का प्रशासन जो है किन कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था। पहली बात यह है। दूसरी बात यह, इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद ही लेना पड़ा और उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन चीजों को उस वक्त निष्पादित किया और उसकी सुनवाई को एनआईए को उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार दिया, जो कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एनआईए को इसका निष्पादन, इसका अनुसंधान करने के लिए कहा। यह राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है। दूसरी बात यह है कि इस राज्य में सबसे ज्यादा बीएलएस को हमारे धमकाया गया और बीएलओ को इस तरह प्रताड़ित किया गया सत्तारूढ़ दल के द्वारा। ऐसी घटना किसी और राज्य में नहीं घटी। निखिल जी, आपने देखा, आदिल हसन भी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, डॉक्टर निखिल प्रसून, आदिल हसन भी अभी बोल रहे थे और उन्होंने बड़ा साफ स्पष्ट ये कहा कि मुसलमानों के वोट चुन चुनकर काटे गए। ये आरोप लगाया उन्होंने बीजेपी के ऊपर कि आपके इशारे पर हो रहा है ये काम। और अभी भी जो 90 लाख का नंबर देख रहे हैं, 11 लाख अकेले मुर्शिदाबाद का नंबर है, हाईएस्ट नंबर। 11 लाख नाम कटे हैं मुर्शिदाबाद से, हाईएस्ट नंबर। बांग्लादेश से जो सटे हुए जिले हैं 9-10, उसमें जो जिस तरह से जनसांख्यिकी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, 30-40%
जो है सो वोट्स बढ़े हैं एक समुदाय के, अगर उसका निराकरण नहीं किया जाए तो एक तरह से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो खतरा हो सकता है। इसीलिए ये ना हिंदू मुसलमान किसी के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है आदिल हसन, चुनाव इलेक्टोरल रोल्स की सूचिता को स्थापित करने का आदिल हसन जी उनके वक्तव्य के 3 बड़े बिंदु है। राष्ट्रीय सुरक्षा, जहां पर घुसपैठियों को बसाया गया है वहां पर सफाई होगी, और चुनाव सुधार की ये प्रक्रिया है। मैम इतना बचपना वाला बात बोलते हैं, पासपोर्ट बना है उनका, वो उनका आधार कार्ड बना है, सब कुछ बना है। होम मिनिस्टर क्या कर रहा है 12 साल से? 4000 आदमी को सिर्फ डिपोर्ट किए। मनमोहन सिंह साहब ने 70,000 लोग को डिपोर्ट किया था। हाँ, आप होम मिनिस्ट्री का क्या काम है? होम मिनिस्टर बीएसएफ क्या कर रहा है? रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? जय शाह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिला रहे हैं, डीजल सस्ता में डीजल दे रहे हैं उसको, बांग्लादेश को। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप ही बताइए, देश नहीं देख रहा है क्या? हाँ, 590 किलोमीटर का जो भूभाग है उसमें जमीन का अधिग्रहण अंबानी को देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेम अपना स्टेबल रखिए आदिल जी, अपना फ्रेम स्टेबल रखिए सर। आपका बोलने का मौका आता है, फ्रेम उस टाइम हिला देते हैं फिर सर। प्लीज फ्रेम स्टेबल रखिए आदिल हसन। आई एम ट्रैवलिंग मैम। देखिए आप ये समझिए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इंटरफेयर करना पड़ा ताकि जो 570 किलोमीटर से अधिक जो जमीन है बांग्लादेश की सीमा से, उसको राज्य सरकार जो केंद्र सरकार के हवाले करे ताकि उसमें फेंसिंग हो सके। और वहां से जो घुसपैठी आते हैं, जो इसका जो वहां का जो निखिल जी, लेकिन एक बात तो साफ है ना सर, घुसपैठियों का अगर सवाल आएगा और ये सवाल आएगा कि कैसे फर्जी तरीके से लोगों को बसाया गया है, और जिस बात का जिक्र आदिल हसन भी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन बन गए, पासपोर्ट बन गए, उनकी पूरी व्यवस्था हो गई, इसकी पूरी जिम्मेदारी क्या आप राज्य सरकार के ऊपर छोड़ सकते हैं? सर केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पर। देखिए, लोकल जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर आएगा वहां कैसे केंद्र की जिम्मेदारी नहीं होगी? सर तृणमूल के जो लोकल पॉलिटिकल फीस जो है वो उस क्षेत्र में पूरी तरह से अपने ऑफिस खोल करके, पूरा जो उत्तर से लेकर के दक्षिण 24 परगना का जो पूरा क्षेत्र है उसमें यह पूरी तरह एक तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड एक एनार्की है वहां पूरी तरह, और उस तरह से वहां आधार कार्ड वोटर कार्ड बोगस बना करके समूचे देश में भेजा जाता है। ये तो कई बार इस पर ऑपरेशन हो चुके हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून, मैं एक बात समझ नहीं पाती हूँ सर, मैंने एक बात समझ नहीं पाती हूँ। आप लोग सभी प्रवक्ता जब डिबेट्स में आकर ये इस तरह के बिंदु रखते हैं, ये सब इनपुट सर अगर आप लोगों के पास होते हैं तो इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? सरकार आपकी है सर, केंद्र में एक्शन क्यों नहीं होता है? क्या ये बिंदु सिर्फ डिबेट्स में, या क्या ये बिंदु सिर्फ डिबेट्स में हाईलाइट करने के लिए है? अगर आपके पास इतने स्पेसिफिक इनपुट्स होते हैं, इन पर एक्शन क्यों नहीं होता सर? कौन रोक रहा है आपको एक्शन लेने से? राज्य सरकार के हवाले है। राज्य सरकार में एफआईआर दर्ज की जाती है, बीएसएफ उन्हें राज्य सरकार के पुलिस के हवाले कर देते हैं, वो एक्शन नहीं लेती है। आखिर जो लोग ऐसे अवैध दस्तावेज, बड़ी मासूम दलील है सर ये। समीर चौगावकर जी, इतने स्पेसिफिक इनपुट्स सर अगर होते हैं, इतने स्पेसिफिक इनपुट्स होते हैं, इन पर एक्शन क्यों नहीं होते सर? ऐसा लगता है कि घुसपैठ एक ऐसा, एक सेकंड, मेरा सवाल समीर चौगावकर से है सर, ऐसा लगता है कि घुसपैठ एक शब्द ऐसा हो गया है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज मंचों से जनता को उत्साहित करने के लिए बयान देती है, लेकिन उसे लेकर संजीदगी कितनी है, इस पर सवाल है। समीर जी। निश्चित रूप से मीनाक्षी जी, घुसपैठे का मुद्दा ये भाई सिर्फ किसी राजनीतिक दल का नहीं है, पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मुझे लगता है कि घुसपैठ के मुद्दे पर पूरे देश के राजनीतिक दलों को साथ में आकर इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन एक बात भी सही है कि अभी प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि भाई अगर डॉक्यूमेंट सारे बन गए उसके बाद अब वोटर नाम से काटा जा रहा है, कोई अगर फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पा लेता है और बाद में मालूम पड़ता है कि सर्टिफिकेट फर्जी थे, तो उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा कि उसे नौकरी में कंटिन्यू किया जाएगा कि जब नौकरी तो मिल गई, ये नौकरी चलने दो। भले इसने डॉक्यूमेंटेशन बना लिया, लेकिन पता पड़ा कि वो घुसपैठिया था, तो उसका वोट काटना जरूरी है। बड़ा पॉइंट है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। सर कहीं से तो शुरुआत होगी ना। आप कह रहे हैं कि उनको डॉक्यूमेंट व्यवस्थाएं सब कैसे मिल गई, लेकिन सर अगर मिल भी गई किसी गलती के आधार पर, तो अब यही तो फिर सुधार का वक्त है ना। इसी से परेशानी हो रही है टीएमसी को। सुधार नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारा पहले दिन से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल था। हमने कभी भी नहीं कहा एसआईआर की प्रक्रिया आप करिए, मगर आपको पता है कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। आपने जब चालू किया, 2001 में भी चुनाव हुआ था और एसआईआर की प्रक्रिया 2002 में हुई थी, 2004 तक चलती रही, तो वो 3 साल तक चला। मगर अभी आपको 3 महीने में हड़बड़ी, टीचरों को लगा दिया, लोग मर गए। आप मुझे बताइए, अनुच्छेद 326 हमारा क्या कहता है? हमारा कहता है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, और लाखों लोग वोट देने से अधिकार से वंचित रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। सर बीते साल वोट देने से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बीते साल 2025, सुन लीजिए सर, बीते साल 2025 में अक्टूबर के समय में यह सूची आई थी
जब पूरे अलग अलग राज्यों की सूची निकली थी कि यहाँ पर एसआईआर होगा, एक लंबी चौड़ी सूची, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ 10 से 12 राज्य थे सर उसमें, अकेला पश्चिम बंगाल नहीं था, चुनावी राज्य भी थे उसमें, लेकिन और राज्य भी थे सर। तो मेरा सवाल ये है आपसे, देश में सर 1 साल का जो कैलेंडर होता है उस 1 साल में कई राज्यों में चुनाव होते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जानबूझ के एफआईआर कराया जा रहा है जस्ट बिफोर इलेक्शन? इस बात की कौन गारंटी लेगा कि जो ये फाइनल लिस्ट आ गई है इसके अंदर में किसी घुसपैठिए का नाम नहीं है, या जो 90 लाख बाद हुए हैं इसमें कितने घुसपैठिए हैं? ये दोनों सवाल खड़े हैं आज भी। आपने कहा था 1.5 करोड़ घुसपैठिए हैं देश के अंदर में, आपने कहा था कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या लोग आकर वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने कहा था जो केंद्र में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन को कठपुतली बना करके आप सत्ता हथियाने के लिए पश्चिम बंगाल के खिलाफ ईडी कौन देगा सर गारंटी विपक्ष को? सारे काम करके कि उन्हें चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर भरोसा नहीं है तो कौन गारंटी देगा उनको? कह रहे हैं बताइए क्या गारंटी है कि इस लिस्ट में जो लिस्ट फाइनल लिस्ट आई है उसमें एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं होगा? क्या गारंटी है इस बात की, बताइए सर। सवाल ये है कि ये एसआईआर पिछले 50 सालों में 10 बार हो चुका है और हर साल भी एक मॉनिटरिंग होती है जिसमें कि रोल रिवीजन होता है। हमेशा ये एक सतत प्रक्रिया है, ये अपने आप में संपूर्ण प्रक्रिया कभी भी नहीं है, और घुसपैठ रोकने का जो प्रयास है वो निरंतर चलता रहेगा। आज असम में आपने देखा, त्रिपुरा में देखा, हमारी सरकारें बनी, करीब बंद हो गया है। चुनाव ऐसा हुआ है 1951 से लेकर डॉक्टर 1951 से एक चुनाव बता दीजिए जिसके अंदर में वोटरों को वोट देने के अधिकार से रोका गया है % से घट आजाद भारत में हो गई। ऐसा कब हुआ? और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 19% समुदाय की बात मत करिए। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप फिर सर वही बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आजाद भारत में वोटर को वोट देने से रोका जा रहा है। वोटर को वोट देने से नहीं रोका जा रहा सर, जो अपने कागज सबमिट नहीं कर पाए हैं, जिनके कागजों में और जिनके प्रोफाइल में गड़बड़ियां हैं सर, उनके नाम काटे गए हैं। प्लीज बी ऑन फैक्ट्स। आदिल हसन जी, ठीक है आदिल हसन जी, मुझे बताइए सर, ये कह देना कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया ही खराब है, उनकी प्रक्रिया ही खराब है, या वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं? सर ऐसे अगर हर चीज पर डाउट होगा, हर चीज पर शक होगा, तो फिर तो देश में कोई बड़ा फैसला हो ही नहीं सकता, कोई बड़ी प्रक्रिया इस देश में हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अब आदिल हसन जी, हाई कोर्ट के जज का नाम कट गया, उसमें किसकी गलती थी? हाई कोर्ट जज को गलती, लॉ मिनिस्ट्री गलत कर दिया था उनको हाई कोर्ट का जज बनाकर। एक बड़ा भाई का नाम है, छोटा भाई का नाम कट गया, छोटा भाई का नाम है, बड़ा भाई का नाम कट गया है, इसमें किसकी प्रक्रिया है? माँ बाप का नाम है, एक बच्चे का नाम उसके सुधार के लिए अपील का राइट है ना, उसके सुधार के लिए अपील का राइट है, लेकिन करेक्शन भी तो हुई है ना। आप देश को ये तो नहीं बता रहे कि करेक्शन भी हुई है। अरे मैम बोलने दीजिए, मैम ये बताइए कि हर चौथा माइनॉरिटी का क्यों ही हो गया? आखिर हर चौथा जो है वोटर लिस्ट जो कटा है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्यों हो गया? आप ही बताइए, इतना ज्यादा नाम कैसे कट गया? लोकसभा में जो वोट मिला था, क्या प्रधानमंत्री फर्जी वोटर से बन गए थे? क्या प्रधानमंत्री 2024 में इस्तीफा दे प्रधानमंत्री? चलिए, आप सभी के सवाल अपनी जगह है, लेकिन जो फाइनल लिस्ट निकल कर आई है उसमें से उसके बाद जो राज्य में राजनीति है, सवाल गंभीर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से शक के दायरे में चुनाव आयोग को देखा जाएगा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को देखा जाएगा, तो चुनाव सुधार की प्रक्रिया कहां से शुरू होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।